हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका डीके सिंह और मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों जो क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे चैप्टर 2 यानी कि बहुपद, ये आपका क्लास मैट्रिक का 10 का मैथ का चैप्टर 2 है, बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के सवाल होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ वही सवाल के बारे में बात करता हूँ, उसी सवाल को डिस्कस करता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आते रहते हैं या आने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। ठीक है। तो बहुपद में भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं, ये आपका मैथ्स है क्लास 10 का। ठीक है ना। क्लास 10 का ये मैथ्स है, इसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है ना। जो कि आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे, चैप्टर 2 में ये टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे वीडियोज के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोर्ड में सवाल इस चैप्टर से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, आज की क्लास में, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे यहाँ पे पहले टाइप में कि आखिर पहला टाइप में सवाल किस तरीका से पूछ सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है। ठीक है ना। तो पढ़ाई करने के साथ साथ हमें उनके पैटर्न को समझना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे और हमारा रिजल्ट, हमारा बेहतर रिजल्ट आ सकता है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है काफी अच्छा खासा चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। इससे 3 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभार 4 नंबर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो केसेस होते हैं लगभग बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का हर साल सवाल पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ 1 नंबर वाले सवाल होंगे, कुछ 2 नंबर वाला भी होंगे, या अगर एक ही सवाल पूछा तो 3 नंबर वाला भी सवाल पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पहला टाइप पढ़ेंगे आज के वीडियो में, है ना। और एक एक टाइप करके मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से लाता रहूंगा, क्योंकि अगर सारा टाइप एक ही वीडियो में अगर पढ़ लेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक एक पार्ट करके एक एक टाइप हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो क्वेश्चन है शून्य ज्ञात करने से संबंधित, है ना। कि आखिर हम लोग शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, किसी भी दिए गए बहुपद का शून्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको आप व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा व्यापक रूप किसका, बहुपद का, है ना। बहुपद का आज मैं आपको बताता हूं व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर इसके आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं पी एक्स, पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद पी एक्स, या कई बार कई किताबों में एफ एक्स लिखा जाता है। तो पी एक्स बराबर जो होता है वो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका व्यापक रूप है, या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या है, x का मतलब यहाँ पे क्या है, चर है ना। यहाँ पे जो x आपका लिखा गया है या एक्स स्क्वायर लिखा गया है, ये क्या है, चर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल। मतलब जिसका वैल्यू वेरी करेगा, जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या होना चाहिए कि यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये बहुपद आपका, ये बहुपद कैसा, द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जो आज ज्यादातर बात करेंगे वो द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। और आपको पहले वाली जो 7 क्लास है, 8 क्लास है, वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि बहुपद भी अलग अलग प्रकार से जो है क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सारे प्रकार को नहीं देखने वाले हैं, हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे फोकस करने वाले हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए कि a का जो मान है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये बहुपद आपका द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। और हमारा इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे
रैखिक बहुपद में नहीं है बल्कि द्विघात बहुपद में है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हमारे लिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट शर्त हमारे पास है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए, बी या सी, ये तीनों का तीनों क्या है, अचर पद हैं। ये सारे का तीनों क्या है, अचर पद हैं। अचर का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्म के बारे में, दोनों पद के बारे में समझ में आ गया होगा कि पद यहाँ पे जो भी हैं उसमें अचर पद भी होते हैं, चर पद भी होते हैं। चर पद का मतलब क्या होता है, मैं बेसिक आइडिया दे दिया हूं आपको कि जिसका मान बदल सकता है ना, वेरी कर सकता है, उसको वेरिएबल कह दिए। अब उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, यानी कि अचर पद जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 या कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है ना, कोई भी मान लीजिए संख्या हो सकता है, 1 2 4 5 3/2 कुछ भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन हमेशा आपको क्या बात याद रखना है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर बहुपद आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। और आज हम लोग जो यहाँ पे व्यापक रूप बात कर रहे हैं ना, वो द्विघात बहुपद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं एक यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख दिया हूं और उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक टर्म बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टर्म के बारे में बात कर लेते हैं और दो चीजें यहाँ मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास ax² प्लस bx प्लस c आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, यानी कोई बहुपद है ना, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं दो शून्यक, है ना। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, आज मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूं, ठीक है ना, इस वीडियो में। तो माना कि अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, शून्यक हैं। हम लोग मान लिए यहाँ पे कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक हैं। दिए गए जो बहुपद हमारे पास है उसका शून्यक है। ठीक है ना, शून्यक का मतलब जीरोज है इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है c/a होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शून्यकों का योगफल है। इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है, इसका मतलब आपका जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, बहुत ही खराब स्थिति में है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी दिसंबर का महीना आ चुका है और दिसंबर में आपको इस तरह की बेसिक चीजों का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा को बीटा के साथ गुना करेंगे तो उसका c/a के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल, यानी जोड़ दिए, और ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी, अगर मान लीजिए बहुपद दिया रहता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस cs, ऐसा अगर प्लस c, ठीक है ना, सॉरी cx नहीं c होगा, ax² प्लस bx प्लस c होगा। तो ऐसा कोई आपके पास मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्विघात बहुपद है। तो उसके लिए हमारे पास दो शर्त होना चाहिए। पहला शर्त है शून्य, ये फॉर्मूला है आपका, ये सूत्र है, आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना, वो -b/a होना चाहिए। b कहाँ पे, ये वाला b, और ये वाला ये मान होना चाहिए। ठीक है ना, अरे आपके पास क्या c/a, यहाँ पे देखिए c का मान होगा, यहाँ से आपको ये का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। और अब मैं इससे संबंधित यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूं कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो इसमें जो सवाल आते हैं उसका मैं एक टाइप आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो उसमें जो सवाल आएंगे, बहुपद दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या बोला जाएगा कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, या दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया रहेगा। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूं ऐसे कि निम्न, यानी कि निम्नलिखित बहुपद, ऐसे लिख देता हूं, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक, है ना, क्या लिख देता हूं, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक, है ना, शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। एक टाइप का सवाल ऐसा आता है आपका, ये हो गया टाइप 1, इसको समझ लीजिए आप।
टाइप 1 ये हो गया। तो टाइप 1 में सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं निम्नलिखित यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है 1 2 3 सवाल मैं बता दूं, है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक ही सवाल दिया रहेगा, एक ही बहुपद दिया रहेगा और उसी बहुपद का आपको शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। 2 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे। ये जो सवाल होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, कभी कभी 1 नंबर के भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर का रहेगा तो एक ही बहुपद दिया रहेगा, 2 नंबर का रहेगा तो 2 रहेगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि एक ही नंबर का पूछ देगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा देता हूँ। सवाल कुछ ऐसा ही रहेगा कि दिए गए बहुपद का या निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो हमें क्या करना होता है उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं उदाहरण ए में यहाँ पे कि आपके पास कोई भी बहुपद दिया गया, ठीक है ना। और जो बहुपद दिया है एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 6x² माइनस 7x प्लस -3, मान लीजिए 3 दे दिया है, कुछ भी दे सकता है इस टाइप से। तो मान लीजिए कि आपके पास जो बहुपद दिया गया है ना वो कितना दिया है 6x², कितना दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3, एक बहुपद दिया गया है। अब आपसे बोल दिया गया इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे शून्य ज्ञात, उसको समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे px, मान लीजिए आपका px दिया हुआ है तो लिखेंगे px बराबर 0। अब px आपका कितना दिया गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे इसका स्टेप अगर देखेंगे आप तो यहां से आपको क्या बात समझ में आएगी कि आपको ना गुणनखंड करना आता होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको गुणनखंड करना आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख लेंगे एक एक करके, है ना, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो गुणनखंड करने के लिए आपको करना क्या होता है वो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस कितना है 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका a का मान है और जो आपका c का मान है दोनों को आपको गुना कर लेना होता है। तो a बराबर कितना दिया है यहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैं बगल में यहाँ पे कर देता हूँ। a का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ है और c का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में 3 दिया हुआ है। तो दोनों का अगर गुना करेंगे a और c को अगर गुना करेंगे तो 6 × 18 माइनस में कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है ना। अब हमें इसी 18 को ना गुणनखंड कर लेना है, इसी 18 को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। तो आपका देखिए 18 हो गया, 18 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, 18 को क्या लिखेंगे 2 9 18, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो आपको एकदम तोड़ मरोड़ के आपको लिख देना है इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 9 18 लिख दिए। अब आपको ना इसी को इस तरीका से लिखना है, चाहे आप उसको जोड़ के लिखिए चाहे घटा के लिखिए, जैसे भी लिखें, लेकिन यहाँ पे -7 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितना 18 था, उसका गुणनखंड की तो कितना आ गया 2 × 9 आया हुआ है। अब हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए इसको 6x² माइनस 9x, है ना, माइनस क्या रहेगा 9x प्लस क्या लिखेंगे 2x माइनस हो गया 3 बराबर हो गया 0। मतलब 18 का जो गुणनखंड आया 2 9 उसी के रूप में हम लोग यहाँ पे देखिए तोड़ के लिख दिए। 7 को कैसे तोड़ के लिखे हुए -9 + 2, तो -9 और +2 7 हो जाएगा। तो -9x + 2x कितना हो जाएगा -7x। मतलब यहाँ पे जोड़ने घटाने पे ये जो बीच वाला जो पद है ना, बीच वाला जो मान है वो आना चाहिए। और अगर इनको हम गुना करेंगे ना तो लास्ट वाले जो हम लोग गुना करते हैं a और c को गुना करते हैं उसके बराबर आना चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो b दिया गया है, b कितना दिया हुआ है आपके पास, b दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, ठीक है। b कितना दिया हुआ -7 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे -7 अगर b दिया हुआ, इसको आप तोड़ेंगे ना, तोड़ किस तरीका से लिखना है आपको कि जोड़ने घटाने पे वापस इतना ही आना चाहिए और गुना करने पर a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो a का मान 6 है, c का मान -3 है, दोनों का गुना किए तो -18 हो गया, ठीक है ना। तो आपको -7 को इस तरीका से तोड़ना है कि जोड़ने पे या घटाने पे -7 ही आना चाहिए और गुना करने पे -18 भी आना चाहिए। तो देखिए दोनों चीजें यहाँ पे शर्तें पूरा हो गई। -7x + 2x कितना हो गया, नहीं सॉरी -9x + 2x, तो कितना हो गया -7x हो गया। अगर आप इसका गुना करेंगे तो आपका 18 भी आ जाएगा, 9 दूना का 18, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, स्टेप को लेते हैं आगे पे। यहाँ पे
तो यहां से आप क्या देखेंगे, आपको ना कॉमन लेना होता है। तो 6x में से मान लीजिए आप 2x को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ना, 2x को कॉमन लेंगे, 2x लेंगे तो कॉमन ही नहीं आएगा, 3 से ले लेते हैं, 3 से लेंगे तो दोनों में 3 लग जाएगा, तो 3x से कॉमन लेंगे, 3 यहां से बाहर ले लिए तो अंदर में क्या बचा, 2 बचा हुआ है। एक x यहां से बाहर ले लिए तो एक x और बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 3x इंटू 2x, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब यहां से कॉमन लीजिए, 3x जैसे यहाँ पे कॉमन लिए ना तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 जा 9 यानी 9x। बात समझ में आ गया। यहां से क्या करने वाले हैं, आप एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 क्या है, कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो 2x माइनस कितना हो गया 3, यहां से भी 2x माइनस 3, यहां से भी 2x माइनस 3, अगर दोनों जगह से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को 0 के बराबर करना है, तो जैसे ही आप दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, या फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आपको मिलने वाला है 2x बराबर 3, या फिर आपको यहां से मिलने वाला है 3x बराबर माइनस 1, यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे जाकर माइनस में हो गया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा x बराबर 3/2, 2 यहाँ गुना में था यहाँ जाके भाग हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से आगे आप यहाँ स्टेप देखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या दिखेगा -1/3 दिखेगा, -1 पहले से था, 3 यहाँ पे गुना में था, इधर गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको दोनों शून्य के यहाँ से निकल चुका है, तो लास्ट में एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा अतः, क्या लिखना पड़ेगा अतः 2 शून्यक, क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः 2 शून्यक इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, 2 शून्यक इस प्रकार हैं। अगर मान लीजिए मेरा जो लिखावट है अगर छोटा छोटा आपको दिखे तो आप मेरे आवाज को भी सुनते रहिएगा, मैं बोलते रहा हूँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो अतः 2 शून्यक इस प्रकार हैं, तो पहला हमारे पास अल्फा और दूसरा हमारे पास क्या हो गया बीटा हो गया। तो मान लीजिए किसी को अल्फा किसी को बीटा कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया अल्फा 3/2 हो गया और बीटा कितना हो गया -1/3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताया हुआ हूं कॉन्सेप्ट कि पहला टाइप का जो सवाल आता है ना यही टाइप का सवाल आएगा कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह का सवाल और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है ना, और अगला वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो वहां पे इसके और सवाल का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार के नए नए अच्छे सही सटीक जवाब के साथ डिस्कशन देखने के लिए, वीडियोज को समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अगर बहुत ज्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो बाकी आप तैयारी में लगे रहिए। हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूं आपके लिए खास कुछ चुनिंदा सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल को मिस मत कीजिएगा, है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग किसी नए वीडियो के साथ इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बोर्ड एग्जाम का तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।